हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये अध्याय 2 है। इससे पहले हमने एक अध्याय की चर्चा कर ली है। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल हम उसे कहते हैं जिसमें पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग किया गया था, उसको हम बोलते हैं पाषाण काल, द स्टोन एज। स्टोन माने पत्थर, ठीक है। तो इसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाएगा। तो हम पाषाण काल को कई भागों में विभाजित करते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। जैसे इतिहास के काल का विभाजन मुख्यतः 3 कालखंडों में किया गया है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। नंबर एक को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। 3 भागों में हम इतिहास को पढ़ेंगे। और इतिहास को हम 3 भागों में बांटे, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल एक वो काल है जिसमें मानव को लिपि का यानी कि पढ़ने लिखने का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मानव कैसा था? असभ्य था, ठीक। आज ऐतिहासिक काल में धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। ऐतिहासिक काल में मानव पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा और यहीं से ही क्या, पशुपालन और कृषि करना सीख जाएगा, ठीक है नहीं। तो हम पहले पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मनुष्य को इस काल में मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था। देखो क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीसीएस 1994 में, ठीक। तो ये प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें मनुष्य को लिपि का, ना पढ़ने लिखने का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में इस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया गया है। इसमें जितनी भी सभ्यता की, पाषाण मतलब पत्थर, जितने भी औजार होंगे पत्थर के होंगे, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। फिर आता आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं, इस काल में जो है आद ऐतिहासिक काल, प्री प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ये कालखंड ऐसा है जिसमें लेखन कला की प्रमाण तो प्राप्त होते हैं। यानी कि इससे पहले का जो काल था वो कैसा था? लिपि का और लेखन कला का, यानी कि लिखने का ज्ञान नहीं था। आज ऐतिहासिक काल जब आता है तो इसमें लेखन कला तो मिल जाती है, यानी कि लिखने की लिपि तो मिल जाती है, लेकिन वो एक ऐसा रहस्य है ना हम उसे पढ़ सकें, किंतु वे गुण एवं अपठनीय हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सकता। आद ऐतिहासिक काल की संज्ञा से विहित किए जाते हैं, यानी कि इन्हें हम आद ऐतिहासिक काल से हम जानते हैं। यानी कि लेखन कला तो मिल गई, यानी कि लिपि लिखाई तो मिल गई, लेकिन वो क्या लिखा गया है उसको नहीं पढ़ा गया। इस तरीके की भाषा थी वो, यही पूछा गया इसमें। फिर सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता इस काल के घोतक हैं, प्रमाण है इसके। इसके अंतर्गत वेद धातुकालीन सभ्यताएं भी आती हैं जिनके संबंध में लिखित साक्ष्य का अभाव मिलता है। तो वे साक्ष्य आएंगे जिसमें लिपि वगैरह है लेकिन लिखित साक्ष्य का अभाव यानी कम मिलता है। ऐसे ऐतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं? आद ऐतिहासिक काल। अब इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं क्या होता है, जिस काल से मानव के क्रियाकलापों का जिस काल से मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण प्राप्त होता है उसे हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा प्रदान करते हैं, लिखित रूप में। यानी लिखित रूप में कोई चीज मिल गई तो वो है ऐतिहासिक काल। ये भारतीय संदर्भ में ये काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ऐतिहासिक काल किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। इस काल की लिपि पठनीय, पठनीय का मतलब जो लिपि पढ़ी जाए और वह प्रमाणिक है। ऐतिहासिक काल की जो अब लिपि आ गई तो वो लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं। इस काल का मानव सभ्यता, इस काल में मानव क्या सभ्य था, यानी कि विकसित हो गया था। कालक्रम की दृष्टि से ये काल मानव सभ्यता का मात्र 0.001% है। यानी कि आज के मानव से उस समय जो मानव था 0.001% की दृष्टि से इतना विकसित हुआ था। तो 3 पार्ट हमने देख लिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। 3 पार्टों में हमने इसको पढ़ा। अब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी और किसने इस शब्द का प्रयोग किया गया था और इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल का शब्द प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसमें आता प्राग ऐतिहासिक काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने 1851 ईस्वी में किया था। किसमें? 1851 ईस्वी में। किसने? डेनियल प्रथम ने। इस काल के मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था, पीछे हमने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल में। फिर डॉक्टर एच डी संकणिया ने इस काल को परिभाषित करते हुए और डिटेल से इनको परिभाषित करते हुए
लिपि ज्ञान के पूर्व यानी कि पहले किसी क्षेत्र या राष्ट्र के मानव इतिहास को प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने कहा डॉक्टर एच डी शंकरिया ने कि कहा कि इस लिपि जो लिपि लिखी गई है उससे पहले किसी क्षेत्र या राष्ट्र को मानव इतिहास का प्रागैतिहासिक काल दिया जाता है, नाम दिया जाता है। यानी कि ये लिपि ऐसी थी कि ना ही इसको पढ़ा जा सकता है और ना ही इसको लिखा जा सकता है। ठीक, लेकिन प्रागैतिहासिक काल का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था। इस काल में सभी पाषाण युगीन सभ्यताओं को शामिल किया गया। बेसिकली जब हम पाषाण काल पढ़ लें तो पाषाण काल की सभ्यताओं को शामिल किया जाएगा इसमें। इस काल को जानने का एकमात्र स्रोत क्या? पूरा अवशेष है। यदि इस काल को हम यदि जान सकते हैं पूरा अवशेष यानी कि खुदाई के जो दौरान जो वस्तुएं मिलेंगी उसको हम बोलेंगे पूरा अवशेष। उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कौन सा औजार कितना पुराना है और किस काल में उसका प्रयोग होता था। ठीक, वस्तुतः डेनमार्क के कोपेनहेगन के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष, डेनमार्क में है कोपेनहेगन, यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय बना हुआ और इसके अध्यक्ष हैं सी जे थॉमसन ने 1816 ईस्वी में पुरा अवशेषों के वर्गीकरण का त्रियुगीन विभाजन प्रस्तुत किया। तो राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष कौन है? सी जे थॉमसन। 1816 ईस्वी में इन्होंने पूरा अवशेषों का वर्गीकरण किया और 3 भागों में उसको बांट दिया, जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल, स्टोन एज, फिर ताम्र कांस्य युग, यानी कि इसमें तांबा और कांसा दोनों आ जाएगा। ठीक, फिर आपका आएगा लोह काल जिसमें लोहे की शुरुआत हो जाएगी। तो सी जे थॉमसन ने इसको 3 भागों में बांट दिया पूरा अवशेषों के आधार पर। ठीक, अब हम देखते हैं पाषाण तथा प्राग ऐतिहासिक पुरा अवशेषों में, पाषाण तथा प्राग ऐतिहासिक पुरा अवशेषों में पाषाण उपकरणों की अधिकता के कारण इसे पाषाण काल, स्टोन एज कहा जाता है। पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर पत्थरों के औजारों का उपयोग किया गया है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पाषाण काल, स्टोन एज कहते हैं। परंतु शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं जैसे काष्ठ, हड्डी, श्रम का भी प्रयोग इसके उत्तर काल में किया जाता था। इसके आधार पर सर जॉन लुबाक, जो आगे चलकर लॉर्ड एवेबरी के रूप में जाने गए, इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में पाषाण काल को पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित किया। ठीक, तो ये प्रागैतिहासिक काल आ गया। फिर आगे चल के एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है जॉन लुबाक, इन्हें हम लॉर्ड एवेबरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इन्होंने इसमें क्या करा, जो पाषाण काल है इस पाषाण काल को 2 भागों में बांट दिया। एक है पुरा पाषाण काल जिसमें पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। ठीक, फिर एक को भागा इन्होंने नव पाषाण काल जिसमें मानव विकसित हो जाएगा और कृषि की शुरुआत होगी, मिट्टी के बर्तन बनेंगे, चाक का पहिया बनेगा और कृषि में गेहूं, जौ, बाजरे की खेती की जाएगी। इन्होंने इस पार्ट को बांट दिया। लेकिन एक इसके एक बीच का भी पार्ट है, जैसे पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का एक पार्ट है मध्य पाषाण काल, जिसमें पशुओं को पालना और यहाँ पर क्या अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। इसके बारे में हम देखते हैं आगे। ये जो विभाजन है, सर जॉन लुबाक इन्होंने जो है ये विभाजन उन्होंने पाषाण उपकरणों के प्रारूप तकनीक के आधार पर किया है। इन्होंने जो विभाजन है तकनीक के आधार पर किया। 2 प्रकार की तकनीक प्रचलित है, एक इंग्लैंड की है और एक शायद कौन सी जापान की कोई तकनीक है इस तरीके की। 2 तरीके की तकनीक में इन्होंने विभाजित किया है। एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि किस तकनीक से इनका प्रयोग हम करते थे। तो 1887 में फ्रांस की मास द एजी नामक गुफा के उत्खनन से ऐसे उपकरणों की जानकारी प्राप्त हुई है। एक जगह है फ्रांस में मास द एजी, ठीक, 1887 में वहां पर ऐसे उपकरण मिले हैं जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल से मिलते जुलते हैं, जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की विशेषता लिए हुए हैं, यानी दोनों की विशेषता बताते हैं। ऐसे में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच मध्य पाषाण काल की उपस्थिति इस प्रकार किया गया है। इसके पीछे एक विभाजन और था जिसको हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। भारत में भी ये विभाजन स्वीकार्य है, यानी कि भारत में भी इस विभाजन को स्वीकार किया गया है। भारत में भी है ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 पाषाण को भारत में भी बांटा गया है। अब जो हमने पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा, ये पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 पार्टों में हम पढ़ेंगे। एक है निम्न पाषाण काल, ठीक, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे
मध्य पुरापाषाण काल, फिर लास्ट है उच्च पुरापाषाण काल। इसी के 3 पार्ट हैं, जिसमें पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, ये जैसे क्वेश्चन जैसे हमने ये थोड़ा-सा पढ़ा, तो क्वेश्चन अगर हम जैसे कोई पूछ ले, जैसे क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो किसने किया था? डेनियल विल्सन ने, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक? डेनियल विल्सन ने। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को किस इतिहास कालखंड के अंतर्गत रखा गया है? आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा गया है। सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य किसने और कब प्रारंभ किए? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1863 ईस्वी में इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से हस्त कुठार यानी कि हाथ की कुठाड़ी की खोज की थी इन्होंने। वो हम आगे अभी पढ़ते हैं, ठीक? तो पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख साल पहले की ये बात है। वो इसे बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं हम? पैलियोलिथिक पीरियड इसको, ठीक? भारत से पूर्व यानी कि पहले, भारत से पहले या पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का प्रारंभ आज से लगभग 20 साल पहले प्लीस्टोसीन युग, जिसे हिमकाल भी कहा जाता है, से हुआ। 20 लाख साल पहले और प्लीस्टोसीन युग, ये युग हैं प्लीस्टोसीन, मायोसीन, इयोसीन, इस तरीके के युग हैं जो आपको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, उसमें है, ठीक? मानव अपनी उत्पत्ति से लेकर एक दीर्घ अवधि तक का जीवन इसी कालखंड के अंतर्गत व्यतीत करता है। मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और लास्ट तक की अवधि इस पूरा पाषाण काल में हम देखने को मिलेगी। इस काल में जो मानव का जीवन जो था, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में था। खाद्य संग्राहक मतलब जैसे जंगल में रहता था तो पेड़ के जो पत्ते होंगे उनको तोड़कर खा लिया, या फल को तोड़कर खा लिया, कंद मूल तोड़कर खाता था और पत्थरों को, औजारों का प्रयोग करता था। उसको हम बोलते हैं खाद्य संग्राहक। ये पहली अवस्था है इसमें कि मनुष्य इस तरीके का था। मान लिया जंगल में रह रहा तो जंगल में क्या मिल सकता है? फल मिलेंगे, कोई पत्ते तोड़ के, और वहीं पर आवास अपना रह लेगा। मानव जो है पत्थर निर्मित औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर निर्मित औजारों की 2 तकनीक प्रचलित थी, जो हमने पीछे पढ़ा, 2 तकनीक। कौन-कौन सी 2 तकनीक थी? पहली तकनीक थी जिसको हम बोलते हैं किलेक्ट्रॉनिक। कौन सी तकनीक है? किलेक्ट्रॉनिक तकनीक, जो इंग्लैंड से सीखी गई है, और दूसरी है लवल वाई तकनीक, जो पेरिस की तकनीक है। इन 2 तकनीक के आधार पर हम पत्थर के औजार बनाते थे और उन पत्थरों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते थे, पुरापाषाण काल के टाइम के पीरियड के हिसाब से। पुरातत्वविदों ने पुरापाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड के अधिक लंबे समय तक के विस्तार को देखते हुए उपकरणों की विभिन्न जलवायु और प्राणी समूह में परिवर्तन के आधार पर इसे विभाजित करने का विचार रखा। कहने का मतलब यह है, जैसे पुरापाषाण काल आया, इस पुरापाषाण काल को 3 भागों में बाँट दिया। 3 भागों में क्यों बाँटा? क्योंकि लगातार जलवायु यानी क्लाइमेट यानी कि मौसम का परिवर्तन होता था और प्राणु समूह में परिवर्तन होता था। उसके आधार पर हमने 3 भागों में बाँटा इसको पुरापाषाण काल को, और इसमें कौन-कौन से उपकरण और किस-किस चीज़ का विकास होता गया मनुष्य के जीवन में। सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में लुई लार्तेत, एक व्यक्ति हैं लार्तेत, 1870 ईस्वी में लार्तेत ने उपयुक्त आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल को 3 भागों में बाँट दिया। इनको हम बोलेंगे निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। पहले हम पढ़ें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। 3 भागों में इसको हमने बाँट दिया। तो किसने बाँटा? ये लुई लार्तेत ने 1877 ईस्वी में। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की खोज का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था, ठीक? और को विस्तार किसने करा? डॉक्टर एच.डी. संकरिया ने, ठीक? अब कोपेनहेगन के जो संग्रहालय था उसके अध्यक्ष कौन थे? सी.जे. थॉमसन, 1864 ईस्वी। इन्होंने पूरा अवशेषों के आधार पर इसका विभाजन 3 भागों में कर दिया, जैसे पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह काल, ठीक? फिर इसके बाद जो है पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में लुई लार्तेत ने इसको बाँट दिया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक? अब निम्न पूरा पाषाण काल में हम पढ़ते हैं 20 लाख साल पहले की ये बात है। पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले क्या हुआ था? इस काल का अधिकांश भाग हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ। जो आप प्लीस्टोसीन जो काल है उसका अधिकांश भाग इस युग में व्यतीत हुआ। इस काल में मानव का जीवन जो असभ्य था, बर्बर था, अस्थिर था और प्रकृति पर आश्रित था।
यानी कि उसका एक जगह ठिकाना नहीं था और प्रकृति के अनुसार ये मतलब ये हो गया कि आप एक जगह जंगल में रहते रहे तो वहाँ के आप जो है पेड़ पौधे या फल फ्रूट जो भी है अपने खाते रहे, ठीक। तो वहाँ की जब व्यवस्था समाप्त हो गई, फल समाप्त हो गए, तो फिर वो दूसरी जगह जाके रहने लगे। इस तरीके से प्रकृति पर आश्रित था। मानव के औजार जो हैं पत्थर से निर्मित थे, जो बेडोल होते थे। बेडोल मतलब यानी उनका कोई आकार नहीं होता था। यानी कि मान लिया कोई 2 पत्थर हमने ले लिए, उसको हमने तोड़-तोड़ के कोई नुकीली चीज़ बना ली, ठीक? जिससे हम जानवरों को मारने में आसानी हो सके। जैसे कोई पत्थर लिया हमने, उसे खोद-खोद के नुकीला बना लिया। नुकीला बनाने के बाद हमने जैसे कोई जानवर देखा तो उसको हमने छेद के उनको मार लिया। तो जैसे कच्चा मांस हो गया तो कच्चा मांस जैसे खाने लगा, इस समय प्रकृति पर। अब इसके बाद क्या होता है? शिकारी ही जीवन का मुख्य साधन था। यानी कि इनका जो साधन क्या, शिकार किया करते थे और वे शिकार किए गए पशुओं के कच्चे मांस एवं कंदफल आदि का उपयोग करता था। यानी कि पशुओं को मार दिया तो कच्चा मांस ही खाता था उनको। यानी कि उसको यही पता नहीं था कि इस मांस को भून के भी खाया जा सकता है। इस चीज़ का उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन आगे जाके आके जब खोज होगी, शुरुआत होगी, तब उसे पता चलेगा हाँ, कि अब हम भून के भी इसको खा सकते हैं, ठीक। तो पूरा पाषाण काल में मानव असभ्य, प्रकृति पर निर्भर था और पशुओं को मार दिया, कच्चा मांस उसका खा लिया। इस काल में मानव आवास एवं वस्त्र से अपरिचित था। यानी कि मानव का कोई घर नहीं था, जंगल में रहता था तो वहीं अपना निवास स्थान बना लिया करता था। कोई घर वगैरह नहीं हुआ करते और ना ही वे वस्त्र यानी कपड़े नहीं पहनता था। जैसे कोई पत्ते लपेट लिए या जानवर की खाल लपेट ली, इस तरीके से कोई चीज़ पहनता था, वैसे वस्त्र नहीं पहनता था ये। फिर जो हुआ कालांतर में मानव अग्नि से परिचित हुआ। इस काल में अग्नि यानी कि आग से परिचित तो हुआ, लेकिन उसका उपयोग उसका उपयोग से अनभिज्ञ था। यानी कि उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाए, इस चीज़ का उसे पता नहीं था। हिंसक जीवों से रक्षार्थ उसने पाषाण गुफाओं एवं नदियों के किनारों को आवास बनाया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त इस काल के उपकरणों के आधार पर इसे 2 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। इसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक है चापर चॉपिंग और एक है हैंड हैक्स संस्कृति। एक चापर चॉपिंग संस्कृति और एक है हैंड हैक्स संस्कृति। चापर चॉपिंग संस्कृति। चापर का मतलब होता है जिसपे एक धार लगी हुई। चॉपिंग का मतलब होता है 2 धार वाले हथियार। पेबल का मतलब है चिकने गोल पत्थर, ठीक? चिकने और सपाट पत्थर हुआ करते थे गोल-मटोल। इस संस्कृति के जो उपकरण हैं, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पंजाब के पाकिस्तान में सोहन घाटी, वहाँ से चापर चॉपिंग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चापर उपकरण के एक ओर धार होती थी, जबकि चॉपिंग उपकरण में दोनों ओर धार होती थी। पेबल, अब बचा पेबल। पेबल बटिकाश में उपकरण चिकने होते थे, सपाट होते थे और गोल-मटोल होते थे। अब आता है हैंड हैक्स संस्कृति। हैंड हैक्स संस्कृति का मतलब होता है हैंड मतलब क्या? किसी चीज़ को जैसे कोई चीज़ पकड़ के जैसे कुल्हाड़ी वगैरह बना ली, इस तरह की संस्कृति हैंड हैक्स संस्कृति। हैंड हैक्स एवं एस्यूलियन संस्कृति। इस संस्कृति के सर्वप्रथम उपकरण मद्रास के निकट बदमपुरे एवं अतिरम पक्कम से प्राप्त होते हैं। मद्रास के पास एक जगह बदमपुरम और अतिरम पक्कम से हैंड हैक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के अन्य उपकरणों में क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं, जो आम तौर पर चकमक पत्थर से बनाए जाते हैं। अब पेबल एवं हैंड हैक्स संस्कृति के उपकरण देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। पेबल के उपकरण जो हमने पढ़ा, चापर चाबिंग पेबल के उपकरण और हैंड हैक्स के उपकरण अलग-अलग क्षेत्रों से हमें प्राप्त किए गए हैं और वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं हम देख लेते हैं। जैसे सोहन की एक सहायक नदी है। सोहेन सिंधु की एक सहायक नदी है। इस नदी पाकिस्तान से इस नदी घाटी पाकिस्तान से विभिन्न हिमकालों में जो हिमयुग में इसका विकास हुआ था, हिमकालों से 5 वेदिकाएँ प्राप्त होती हैं। इस घाटी में मानव आवास के साक्ष्य भी मिले हैं और हैंड हैक्स को एचडी संकड़िया ने प्राप्त किया। निम्न पूरा पाषाण काल में हम पढ़ रहे हैं, इस काल में मानव को आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और हैंड हैक्स को सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? एचडी संकड़ियन। एचडी संकड़िया वो व्यक्ति हैं जिसने
प्रागैतिहासिक काल को परिभाषित किया था। ठीक, शब्द का प्रयोग किसने किया था? डेनियल विल्सन ने। लेकिन इसको परिभाषित किसने किया? एच.डी. संकड़िया ने। और एच.डी. संकड़िया ने ही हैंड हैक्स के उपकरणों की खोज की, इसे प्राप्त किया। यहाँ से क्वार्ट जाइट पत्थर से निर्मित चापर, चॉपिंग, पेबल एवं हैंड हैक्स उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से उन्होंने क्या करा? क्वार्ट जाइट यानी कि पत्थर है, क्वार्ट जाइट का पत्थर, इससे बना हुआ चापर एक धार, चॉपिंग दो धार, पेबल गोल मटोल चिकने पत्थर, हैंड हैक्स जैसे कोई कुल्हाड़ी टाइप की हो गई उपकरण प्राप्त होते हैं। अब सोहन घाटी, सोहन घाटी वही थी जहाँ पर चापर चॉपिंग के उपकरण मिले हैं, जिसको हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन घाटी निम्न पुरापाषाण युग का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1988 में डी.एन. वाडिया ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन करवाया। इसी कारण इनको सोहन घाटी का पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक, निम्न पुरापाषाण काल हमारा चल रहा, इसमें सोहन घाटी 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने इस क्षेत्र का उत्खनन कराया था। सोहन घाटी का उत्खनन किसने करवाया? डी.एन. वाडिया ने 1928 ईस्वी में। और इसको सोहन संस्कृति का पितामह इनको कहा जाता है, डी.एन. वाडिया को। और एच.डी. संकड़िया ने क्या करा? हैंड हैक्स को प्राप्त किया था। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। सोहन घाटी जिसमें चापर चामी के उपकरण मिले, डी.एन. वाडिया। और अगर हैंड हैक्स संस्कृति की बात करें तो वो एच.डी. संकड़िया ने इसको प्राप्त किया था। ठीक, अगला था 1932 ईस्वी में पुनः डी.एन. वाडिया ने, 1932 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने पिंडी घोप के निकट ढोक पठार से विकसित सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए हैं। 1932 में फिर मिले उपकरण पिंडी घोप के पास एक जगह है, डोंग पठार से विकसित सोहन संस्कृति के उपकरण मिले हैं। सोहन घाटी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अभियान जो है डी टेरा के निर्देशन में 1935 ईस्वी में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। इस दल ने कश्मीर घाटी से लेकर साल्ट रेंज यानी कि पाकिस्तान तक विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था इन्होंने। तो सोहन घाटी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अभियान डी टेरा के निर्देशन में शुरू हुआ 1935 में। कैम्ब्रिज अभियान दल ने इसकी खोज की और कश्मीर घाटी से लेकर साल्ट रेंज पाकिस्तान तक इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था इन्होंने। सोहन घाटी में कुछ अन्य स्थल आते हैं। उन अन्य स्थल में ये कहाँ की बात हो रही है? पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तान, वहाँ की बात हो रही है, जिसमें चौनतरा, मलकपुर, कलार एवं चौमुख आदि प्रमुख स्थल आते हैं सोहन घाटी में। यहाँ से आपको प्राग ऐतिहासिक सोहन संस्कृति के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी जगह से हो गए? चौनतरा, मलकपुर, कलार और चौमुख। चौनतरा, मलकपुर, कलार और चौमुख, यहाँ से उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक सोहन संस्कृति के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। फिर आता है आपका एच.डी. संकड़िया। वो थे एच.डी. संकड़िया जिन्होंने क्या करा था? प्राग ऐतिहासिक काल को विस्तार किया था और इन्होंने क्वार्टजाइट चापर चापिंग के उपकरण की खोज शुरू की थी, यानी कि उपकरण प्राप्त किए थे। अब एच.डी. संकड़िया ने 1969 ईस्वी में कश्मीर में लिद्दर नदी के निकट पहलगांव से एक बड़ा फलक एवं अनगढ़ा हैंड हैक्स। कब? 1969 ईस्वी में कश्मीर में लिद्दर नदी के पास एक जगह है पहलगांव, यहाँ से एक बड़ा फलक पत्थर का हो गया, ठीक, एवं अनगढ़ा हैंड हैक्स प्राप्त किया एच.डी. संकड़िया ने। 1970 ईस्वी में एच.डी. संकड़िया ने पुनः बीजी जोशी के साथ अनुसंधान कर नवपाषाणिक उपकरण भी प्राप्त किए हैं। तो एच.डी. संकड़िया ने जोशी के साथ मिलकर भी नवपाषाण के उपकरण भी प्राप्त किए हैं। अगला था ओल्फ रूफर। इन्होंने 1951 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्र यानी कि पंजाब और हिमाचल का क्षेत्र, ओल्फ रूफर ने 1951 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्र पंजाब एवं हिमाचल में सतलज की सहायक नदी है सिरसा नदी घाटी से निम्न पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। सतलज की सहायक नदी हो गई सिरसा नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए हैं। किसने? ओल्फ रूजर ने 1951 ईस्वी में। हिमाचल में ब्यास और बाणगंगा नदी घाटी से 1955 ईस्वी में बीबी लाल ने चापर चाबिंग पेबल एवं हैंड हैक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए। किसने? बीबी लाल ने सन 1955 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्र के पिंजौर से सर्वाधिक पुरापाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह आपकी इंपॉर्टेंट बात होगी। जो शिवालिक आपका क्षेत्र है, यहाँ से सबसे ज्यादा पुरापाषाण कालीन उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। ओल्फ
ओल्फ रूफर ने शिवालिक क्षेत्र में, और हिमाचल और ब्यास गंगा नदी घाटी में 1955 ईस्वी में बीबी लाल ने चापर चापिंग के उपकरण प्राप्त किए। सबसे ज्यादा कहाँ पर प्राप्त हुआ? पिंजौर में। मिर्जापुर में टोंस की सहायक नदी है बेलन नदी घाटी। मिर्जापुर में टोंस की सहायक नदी बेलन नदी घाटी से निम्न पुरा पाषाण काल के 24 स्थल प्राप्त हुए हैं। तो मिर्जापुर की होगी बेलन नदी घाटी। यहाँ से कितने 24 स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में अनुसंधान कार्य किया गया था। तो मिर्जापुर के क्षेत्र में किसने उत्खनन करवाया था? इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में अनुसंधान कार्य किया गया था। और यहाँ से निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण एवं पशुओं के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त होंगे, फिर उच्च पुरा पाषाण काल के, फिर मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के उपकरण भी हमें प्राप्त होंगे। जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में इस कार्य का प्रारंभ किया गया था। चौनतरा कौन सी संस्कृति है? जो सोन नदी घाटी में, ठीक, मद्रासियन संस्कृति है। हैंड हैक्स प्राप्त होते हैं। चौनतरा को उत्तर तथा दक्षिण परंपराओं के मिलन स्थल की संज्ञा दी जाती है, यानी इसके नाम से जाना जाता है चौनतरा को। हमने पढ़ा चौनतरा है, मलापुर है, ठीक, ये तो कुछ क्षेत्र थे। और इसे उत्तर और दक्षिण परंपराओं के मिलन स्थल की संज्ञा दी जाती है चौनतरा को। इसे सोन संस्कृति में घुसपैठ के रूप में भी माना जाता है। इसे चौनतरा को इसे सोन संस्कृति में घुसपैठ के रूप में भी जाना जाता है चौनतरा को। अब कुछ अन्य स्थलों की बात कर लेते हैं। कुछ अन्य स्थल जो हैंगे, जैसे राजस्थान की है चंबल घाटी, ठीक, डिंडवाना नागरी, बेरोंच नदी, गुजरात की साबरमती घाटी, माही नदी घाटी एवं सौराष्ट्र के हिरण, भदर, कालसुवार, उड़ीसा में है मयूरभंज, महाराष्ट्र के भदने, कोरेगांव, नेवासा, बोरी, गोदावरी एवं उसकी प्रवरा नदी घाटी आदि से चापर चापिंग एवं हैंड हैक्स उपकरण प्राप्त होते हैं। इतनी जगह से आपको चापर चापिंग के उपकरण और हैंड हैक्स के उपकरण, ये पूरा पाषाण काल की बात चल रही है, उसके उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में घाटी है नर्मदा घाटी और हथनोरा नामक गांव है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनोरा नामक गांव से निम्न पुरा पाषाण काल का प्रथम मानव कंकाल अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में प्राप्त किया। यह भारत में प्राप्त होने वाला मानव का अवशेष सर्वप्रथम साक्ष्य था। इसे होमो इरेक्टस मानव कहा जाता है, जाना जाता है या कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी, यहाँ पे हथनोरा नामक गांव से निम्न पुरा पाषाण काल का पहला मानव कंकाल हमें मिला है। और ये किसने खोजा? अरुण सोनकिया ने सन 1928 ईस्वी में इसकी खोज की है और इसको हमने नाम दिया होमो इरेक्टस। ये आपके कई एग्जामों में पूछा गया, जैसे उत्तराखंड पीसीएस और बीपीएससी यानी कि बिहार पीएससी 2006 और 2020 में इसको पूछा गया क्वेश्चन को। अगला है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला, नागार्जुनकोंडा, नालकोंडा और चित्तूर, ये आंध्र प्रदेश में जगह है। कुर्नूल, नागार्जुनकोंडा, नालकोंडा और चित्तूर एवं कटप्पा। कटप्पा भी वहीं नागार्जुन में है, ठीक। कटप्पा से निम्न पुरा पाषाण के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हो गए? कुर्नूल, नागार्जुनकोंडा, नलकोंडा और चित्तूर। यहाँ से हमें पुरा पाषाण काल के, निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, जैसे निम्न पुरा पाषाण काल पूरा हो गया, अब इसके बाद आगा मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल के बाद आगा उच्च पुरा पाषाण काल। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी में कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं एग्जाम से, हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, जो कोपेनहेगन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनका नाम था सीजे थॉमसन, ठीक, इन्होंने जो पाषाण काल को है, जो प्रागैतिहासिक काल है, जो उन पूरा अवशेषों के आधार पर इनका 3 पार्टों में इनका विभाजन कर दिया। जैसे पाषाण युगीन, कांस्य युगीन एवं लोह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो केजी थॉमसन ने, ठीक। किस पाषाण काल का विभाजन विभाजन पहले पूर्व यानी पहले पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में किया गया था? किसने किया था?
सर जॉन लुबागरे, जिन्हें हम लॉर्ड एवेबरी के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इन्होंने इसका विभाजन किया था और इसको 2 पार्टों में बाँटा था। लेकिन आगे चलकर एक फ्रांस में 1887 ईस्वी में मास एजी नामक गुफ़ा है, वो उसमें आपका पुरापाषाण काल, इसके बीच में मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को डिवाइड किया गया है, और भारत में भी यही प्रथा प्रचलित है। भारत में प्रागैतिहासिक इतिहास का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ था? पहला सम्मेलन दिल्ली में सन 1961 ईस्वी में आयोजित हुआ था। पुरापाषाण काल का विभाजन, जो पुरापाषाण काल का, इसको 3 पार्टों में किसने बाँटा? जैसे हम पढ़ रहे हैं पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर आगा निम्न पुरापाषाण काल। इसको 3 भागों में किसने बाँटा था? तो हमने पीछे पढ़ा था, लुई लार्तेत ने 1870 ईस्वी में इसको बाँटा था 3 पार्टों में। सबसे ज़्यादा जो प्राचीन चित्रकारी किस युग में कहाँ द्रष्टव्य होती है? तो किसमें होती है? उच्च पुरापाषाण काल, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। काल के भीमबेटका गुफा है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हमें प्राप्त होती है। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो फ्रांस में एक जगह है मास द एजी, वहाँ से हमें प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम किसने पाषाणकालीन अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था? ब्रिटिश भूगर्भवेत्ता हैं और पुरातत्व के वेत्ता भी हैं, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इन्होंने प्रारंभ किया था अनुसंधान कार्य। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? प्रागैतिहासिक काल जो है, भारत में प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसने किया था? अंग्रेज है डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। यदि बात करें प्रागैतिहासिक काल का शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो थे डेनियल विल्सन, ठीक। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में है रिंग लिंगसुगूर संज्ञक स्थल से प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की, जो पत्थर से निर्मित यानी कि बने हुए छुरे एवं तीर के फलक थे। जो पत्थर से छुरे मिले और तीर के फलक हुए करते थे, इसकी इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया है? 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में एक जगह है लिंगसुगूर, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तीर एवं छुरे के फलक हमें मिले हैं जो पत्थर के बने होते थे। लेकिन इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर प्राइमरोज ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। कनिंघम ने ही हेनसान के यात्रा विवरण को अपना मार्गदर्शन स्वीकार किया था। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत को विश्व के प्रागैतिहासिक मानचित्र पर प्रतिष्ठित करने में सर मार्टिमर व्हीलर का अद्वितीय योगदान हो। तो सर मार्टिमर व्हीलर हैं, इन्होंने प्रागैतिहासिक को और ज़्यादा विकसित किया। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत के संपूर्ण प्रागैतिहासिक संस्कृति अनुक्रम का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मार्टिमर व्हीलर के आदेश से हमें प्रागैतिहासिक काल का संपूर्ण विवरण हमें और ज्ञान हमें प्राप्त होता है। 1950 ईस्वी में प्रकाशित स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम प्री हिस्टोरिक इंडिया का अनुशीलन नवीन मार्ग प्रशस्त किया इन्होंने। स्टुअर्ट पिगट की एक कृति है प्री हिस्टोरिक। इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक काल को और विस्तार से बताया, उसके बारे में चर्चा इन्होंने इसमें की है। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण का शुभारंभ सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिक एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्व रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था 1863 ईस्वी में। यानी कि पाषाणकालीन जो उपकरण हैं उनका जो अनुसंधान जो कार्य है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था, ठीक। इन्होंने जो सबसे पहले जो खोजा था, कहाँ पर खोजा गया था? मद्रास के निकट एक जगह है पल्लवरम से प्रथम हैंड हैक्स निम्न पूरा पाषाण का उपकरण है, यहाँ से प्राप्त हमने किया था। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का ये क्वेश्चन है, सन 2020 में ये पूछा गया है। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो 1863 ईस्वी में इन्होंने पलवरम एक जगह है, वहां से इन्होंने हैंड हैक्स का उपकरण खोजा था इन्होंने। अब कुछ मानव के बारे में हम विकास जान लेते हैं कि मानव का विकास कैसे और किन किन जगह पर हुआ था, थोड़ी सी बार हम इसका चर्चा कर लेते हैं। मानव की यदि विकास की बात करें, मानव का उद्भव एवं क्रमिक विकास एक दृष्टि से
यदि हम बात करें कि जीवों का जो क्रमिक विकास है विभिन्न युगों में हुआ है, निम्न युगों में इसका विकास हुआ है। जैसे विकास के अंतिम चरण में सभी पक्षी एवं स्तनपायी जीवों का उद्भव हुआ है। इन स्तनपायी जीवों में सबसे प्रमुख प्राइमेट या नर बानर थे, जिनके अंतर्गत बंदरों, लंगूर एवं वन मानुषों को शामिल किया जाता था। आगे चलकर इन्हीं से मानव का विकास हुआ। तो सबसे पहले जो अंतिम चरण में जो है पक्षी और स्तनपायी जो जीवों का विकास हुआ, और इन स्तनपायी में सबसे जीवों में सबसे जो प्रमुख है वो प्राइमेट यानी कि नर बानर थे, जिनके अंतर्गत बंदर आते थे, लंगूर आते थे और वन मनुष्य शामिल थे। आगे चलकर इन्हीं से मानव का विकास हो जाएगा। होमोनिड्स सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी था। कौन था? होमोनिड्स सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी थे, जिसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका के जंगलों में प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। आधा झुककर ये चलते थे। इनको जो है रामापिथेकस भी कहा जाता था। तो सबसे पहले जो होमोनिड्स की खोज हुई थी, वो मानव की तरह ये दिखता था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा झुककर चलता था। जैसे झुक के चलते थे बुड्ढे हो जाते हैं। और ये कहाँ पर? अफ्रीका के जंगलों में इसको प्राप्त किया गया था, और इसको हम रामापिथेकस भी कहा जाता है इसको। फिर इसके बाद मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रथम बानर मानव था, जो पत्थरों का औजार बनाकर शिकार किया करता था। फिर धीरे धीरे विकास हुआ, तो फिर एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का एक बानर मिला जो मानव की तरह था। इनने पत्थरों का औजार बनाया और उसका शिकार इसने किया। होमोनिड्स आ गए। होमोनिड्स के बाद फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गया। फिर आगा आपका होमो इरेक्टस। ये प्रथम सीधा चलने वाला मानव था। होमो इरेक्टस सीधा चलेगा। इसको पीथेकैंथोपरस मानव भी कहते हैं। होमो इरेक्टस सीधा चलेगा, इसे हम पीथेकैंथोपरस मानव भी कहते हैं, और इसे हम जावा मानव या पिकिंग मानव या सिनाथ्रोपस मानव का नाम भी दिया गया है होमो इरेक्टस को। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है, इसका बृहद भौगोलिक वितरण है। अग्नि का आविष्कार इसी ने किया था। ये बात आपको समझ में आ गई? यदि अगर कोई पूछे अग्नि का आविष्कार किसने किया था, तो होमो इरेक्टस जो सीधा चलता था, जिसे हम पीथेकैंथ्रोपस मानव भी कहते हैं, इसे जावा मानव भी कहते हैं, पीकिंग मानव भी कहते हैं, सिनाथ्रोपस मानव भी कहते हैं। ये भारत के बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर पाया जाता है, और इसने सबसे पहले अग्नि यानी कि आग का आविष्कार किया था। जब सीधा चला, इसके बाद धीरे धीरे फिर विकास हुआ। फिर अगला जो नाम दिया गया होमो हैबिलस। होमो हैबिलस होमो हैबिलस को प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। इसी ने सर्वप्रथम औजार बनाए थे। होमो हैबिलस ने सर्वप्रथम औजार बनाए। इसी को हम क्या कहते हैं? कारीगर मानव कहते हैं। फिर आपका आएगा कौन सा? निएंडरथल। निएंडरथल मानव की जो मस्तिष्क थी, यानी कि जो दिमाग था, लगभग आधुनिक मानव के समान था। यानी कि निएंडरथल जो था वो आज का जो मानव है उसी के समान इसका जो दिमाग था वो विकसित हो गया था। लेकिन ये गर्दन झुकाकर चलता था। इसी ने सर्वप्रथम मानव शव विसर्जन किया। तो इसी ने क्या करा? मानव के जो शव थे उसको पानी में यानी कि विसर्जन है वो इनने शुरुआत की थी। आँख के आविष्कार की यदि शुरुआत है वो किसने की थी? होमो इरेक्टस ने की थी। वो जो औजार बनाए थे सर्वप्रथम वो किसने बनाए थे? होमो हेबिलस हेबिलस ने इस औजार को बनाए थे। अब धीरे धीरे मानव का विकास हो रहा है। अगला मानव आएगा आपका होमो सेपियंस। जो आज का जो मानव है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं हम उसको? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को आधुनिक मानव या बुद्धिमान मानव या प्रज्ञा मानव भी कहा जाता है। तो हम आधुनिक मानव भी हो गए, बुद्धिमान मानव भी हो गए, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है। प्रज्ञा मानव भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा पूर्व तक हुई है। इसकी उत्पत्ति कब से कब तक हुई है? 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा पूर्व तक हुई है। ये पूर्ण रूप से सीधा चलता था। सीधा चलता था। समूह बनाकर रहना, शिकार करना एवं शवों को दफनाना इनकी विशिष्टता थी। जब आधुनिक आज का मानव हो गया तो विकसित तो हो जाएगा। होमोसेपियंस का जो निकटतम पूर्वज है वो कौन था? क्रो-मैग्नन था। कौन था? क्रो-मैग्नन था। और मानव में भारत में मानव के विकास का जो अध्ययन है, जो प्रमाणिक है, जो पहाड़ियों के प्लीस्टोसीन युगीन निक्षेपों से प्राप्त होता है, उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी जाती है। अभी आपको देखने दिया, रामापिथेकस की संज्ञा दी जाती है।
जो अफ्रीका के जंगलों से हमें प्राप्त हुआ था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, होमोनिड्स मानव, जो मानव की तरह दिखता था लेकिन आधा झुककर चलता था, उसी को हम बोलते हैं रामापिथेकस। ये अफ्रीका के प्लीस्टोसीन युग में प्राप्त हुआ है और शिवालिक पहाड़ियों के निक्षेपों से भी ये प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ मानव का विकास था, किस तरीके से हुआ था मानव का विकास। अब पुरापाषाण संस्कृतियों में हमने देखा था, जो आपका निम्न पुरापाषाण काल से जो संबंधित संस्कृतियां थी, ये टीजीटी में आपको क्वेश्चन पूछा गया। इसमें एबीबियन संस्कृति हमने पढ़ ली और एश्यूलियन संस्कृति हमने पढ़ ली, 2 संस्कृति हैं। अब इसके बाद जो संस्कृति हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल हमने पढ़ लिया, अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। इसको हम मुस्तूरियन संस्कृति कहेंगे। फिर आगा उच्च पुरापाषाण काल, इससे संस्कृति संबंधित है मेगधालियन संस्कृति। ठीक है, कौन सी संस्कृति? मेगधालियन संस्कृति। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे भारत में पुरापाषाण काल युगीन सभ्यता का प्रारंभ किस युग में हुआ? ये हमने अभी पढ़ा था, प्लीस्टोसीन युग, जिसे हिम युग भी कहते हैं। इस युग में इसका प्रारंभ हुआ। चापर, चापिंग और पेबल के उपकरण मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी से। और हैंड हैक्स की बात करें तो बदमपुरे और अतिरम पक्कम से। ये आपका आगे दे रखा, ठीक, बदमपुरम से। निम्न पुरापाषाण काल में उत्तर एवं दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल कौन सा था? वो चौंतरा था। ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा है। 1935 ईस्वी में कश्मीर घाटी से लेकर साल्ट रेंज तक जो सर्वेक्षण विभाग का जो कार्य है वो किसने किया था? डी टेरा के निर्देशन में कैम्ब्रिज जो अभियान है, के अभियान दल ने इसका उत्खनन किया था। उच्च पुरापाषाण काल अभी आगे आएगा, ठीक है। काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? लोहदा नाला से हमें प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम मानव का कपास साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हथनोरा से प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी से। अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी, सन 1982 ईस्वी में इसको प्राप्त किया था। मध्य पुरापाषाण काल का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? एच डी संकड़िया ने किया था। एच डी संकड़िया ने प्रागैतिहासिक काल का विस्तार भी किया था, और कौन से जो चापर, चापिंग, पेबल के उपकरण हो गए, इसकी भी चर्चा इन्होंने की थी। किस काल के उपकरणों को मुस्तूरियन संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? तो मुस्तूरियन संस्कृति की संज्ञा मध्य पुरापाषाण काल को, जबकि निम्न पुरापाषाण काल था उसको एश्यूलियन की संस्कृति का संज्ञा दी जाती है, और जब उच्च पुरापाषाण काल आएगा तो उसको मेगधालियन संस्कृति की संज्ञा का नाम दिया जाएगा। नेवासा को किस काल का प्रारंभ स्थल माना जाता है? मध्य पुरापाषाण काल को इसका स्थल माना जाता है। फलक संस्कृति की संज्ञा किस काल को प्रदान की जाती है? मध्य पुरापाषाण काल। इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल का, इसमें शल्क और फलक, ठीक, प्राप्त किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल। ठीक, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल की यदि बात करें तो 80,000 साल पहले की ये बात है। निम्न पुरापाषाण काल पड़ा था, तो ये कब की बात थी? वो मध्य पुरापाषाण काल 80,000 साल पहले, और जबकि निम्न पुरापाषाण काल था वो था लगभग 20 लाख हजार साल पहले की वो बात है। सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में एच डी संकड़िया ने प्रवरा नदी घाटी से 1956 ईस्वी में एच डी संकड़िया ने प्रवरा नदी घाटी से उपकरणों को प्राप्त कर इस काल को मध्य पुरापाषाण काल की संज्ञा से जाना गया है। औजारों के स्वरूप में परिवर्तन इस काल की विशिष्टता थी। औजारों में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, और इसकी खोज किसने की थी? 1956 ईस्वी में एच डी संकड़िया ने इसकी खोज की थी प्रवरा नदी के घाटी के आसपास। इस काल में मानव जो है क्वार्टजाइट पत्थरों की जगह, इसकी जगह कुछ अच्छे पत्थर आ जाएंगे बढ़िया की जगह चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट एवं चर्ट आदि पत्थरों एवं फलकों की सहायता से अपने औजारों को अधिक पेना, सुडोल एवं उपयोगी बनाया। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया सन 2021 में। फलकों की अधिकता के कारण डॉक्टर एच डी संकड़िया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इसमें चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार के उपकरण जो पश्चिमी यूरोप के मुस्तूरियन संस्कृति में प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए इस उपकरणों को मुस्तूरियन संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। जो यहाँ पर ये संस्कृति थी, चर्ट, जेस्पर पत्थर के जो उपकरण हैं, ये आपके जो हैं भारत में तो मिले ही मिले हैं, इसके अलावा पश्चिमी यूरोप से भी हमें इसके उपकरण हमें मिले हैं, और इसको हमने मुस्तूरियन संस्कृति का नाम दिया। इस काल में भी भोजन संग्रह की था, किंतु वे गुफाओं एवं कंदराकों में वास करने लगा। जब ये काल था तो इसमें भी भोजन इसी तरीके से खाता था, कंदमूल, पेड़ पौधे और फल को तोड़कर खाता था। लेकिन अब जो है
उस समय कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अब जो क्या गुफाओं में रहने लगा, और जो कंदराव जो होती थी गुफा, उसमें ये रहने लगा। मध्य पूरा पाषाण काल से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले कि मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, जो पूरा पाषाण काल के स्तर के जो चित्र हैं, जैसे आप ये देख लेते हैं, जैसे आपका ये बुर्ज होम है, ठीक। ये बुर्ज होम कहाँ पर है आपकी? कश्मीर में है, ठीक। कश्मीर में श्रीनगर और गुफराल, ये भी आपके कहाँ? कश्मीर में। ये आप लोकेशन देख सकते हैं। इधर आपका मेहरगढ़ हो गया, कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में हो गया। ये आपका दिल्ली रहा। फिर इधर आपका कौन सी भीमबेटका की गुफा है, और महागढ़ा है, या कोल्डी हवा है। ये आपका चिरांद है बिहार में, चिरांद। ये आपकी गंगा नदी बह रही है, ये कोलकाता है आपका। और दाऊजली, सारूतारी हेडिंग। फिर आपका है सेबलेरी, सारू तारी। ये आपका क्षेत्र कौन सा हो सकता है? म्यांमार है ये आपका क्षेत्र। और ये आपका आसाम का एरिया हो गया। आसाम में कौन सा? सेबलगिरी और दाऊजली, सारूतारी हेडिंग, और म्यांमार में हो गया सारूतारी। तो ये आपकी नर्मदा नदी घाटी आ गई, इस तरीके से ताप्ती घाटी आ गई। ये आपकी नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, ये मुंबई आ गया। गोदावरी नदी, ये आपका इनाम गांव आ गया। इनाम गांव के बाद फिर ये आपकी कृष्णा नदी। और ये कुछ स्थल हैं, जैसे तारडाल हो गया, अरब सागर है ये। उपगाल हो गया, हेमिगे हो गया आपका, हल्लूर है, ब्रह्मगिरी है आपका। और इधर आपकी कुरनूल की गुफाएं हैं, भुवनेश्वर है, बंगाल की खाड़ी है पूरा आपका। और आपका इधर है चेन्नई, मद्रास और टी नरसीपुर है। ये आपकी कावेरी नदी है। और नीचे एक क्षेत्र स्थल और है, जिसका है आदि घनलर। आदि घनलर, ये कुछ स्थल हैं। और इस तरीके से आपको डिनोट किया गया है। जैसे अगर त्रिभुज का कोई चित्र है, तो वह पूरा पाषाणकालीन स्थल। और यदि कोई इस तरीके से चौकोर है, तो वह नवपाषाणकालीन पूरा स्थल। और गोल है तो उसको बोलेंगे महापाषाणकालीन पूरा स्थल। और इस तरीके से उसको बोलेंगे आरंभिक गाँव। ये आप मैप से देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका होसगी है, तो ये आप त्रिभुज बना, तो यानी कि ये क्या पूरा पाषाणकालीन स्थल है। हल्लूर है, तो चकोर बना हुआ, तो ये कौन सा? नवपाषाणकालीन स्थल है। तो नवपाषाणकालीन होगा, तो इसमें क्या मिट्टी के बर्तन होंगे, गेहूं की शुरुआत होगी, कृषि की शुरुआत भी होगी, और क्या आदमी रहने लगेगा सही तरीके से। तो इससे ये पता चल रहा हल्लूर। उसकी ये पता चल रहा कि मानव कैसे था? पत्थरों पर आधारित था। ये कुछ इस तरीके से मैप डिनोट किया गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हम पढ़ लेते हैं मध्य पाषाणकालीन, मध्य पूरा पाषाणकालीन। तो इसमें हमारा रह गया, अभी हम देखते हैं और आगे। इस काल के जो है मुख्य स्थलों में जो है उत्तर प्रदेश में चकिया, ये कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में। और बेलन घाटी, ये आपके कहाँ पर? इलाहाबाद में। सिंगरौली बेसिन, ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में। और राजस्थान में है बगान बेरोंच। और कादमली घाटियों, हिमाचल में ब्यास, बाणगंगा एवं सिरसा घाटियां, जो हमने अभी पीछे मैप में देखा था। झारखंड में सिंह भूमि एवं पलामू जिला। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र। मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफाओं एवं सोन घाटी आदि क्षेत्र हैं, जहाँ से मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य एवं उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र का नेवासा प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र पुरा पाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल है। एच डी संकड़िया ने इसे प्रारूप स्थल घोषित किया है। तो एच डी संकड़िया ने कई चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही है, जिन्होंने इसकी काफ़ी खोज की है। ये कुछ स्थल हैं जहाँ से मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। फिर आता हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। तो जो पुरा पाषाण काल है, इसकी तीसरा पार्ट है ये। पुरा पाषाण काल की लास्ट अवस्था है। अब इसमें क्या होगा? अब जो ये 3 पार्ट हमने जो पढ़े हैं, ये जलवायु और मौसम के आधार पर इनका परिवर्तन हो रहा है। अब उच्च पुनर्पाषाण में जो जलवायु का जो परिवर्तन हुआ है, तो अब इसमें देखते हैं किस तरीके की व्यवस्था इस युग में प्रचलित थी। इससे पहले हम कुछ पाषाणकालीन और उनके जमाव और उनका कुछ स्थल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पाषाणकालीन कुछ प्रमुख पुरातात्विक जमाव और उनका कालक्रम है। जैसे डींडवाना जमाव, डींडवाना ये किससे संबंधित है? उच्च पुरा पाषाण काल से। अमरपुरा मध्य पुरा पाषाण काल से। जायल निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। राजस्थान के पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र का पुरातात्विक जमाव, तो इसमें क्या है? देवा कछाड़ जमाव। देवा कछाड़ जमाव उच्च पुरा पाषाण काल। झलवन जमाव मध्य पाषाण काल। नरसिंह जमाव मध्य पाषाण काल। चौहा जमाव निम्न पुरा पाषाण काल। नर्मदा नदी घाटी के पास का जो क्षेत्र देखते हैं, बागोर उच्च एवं मध्य पुरा पाषाण काल। खेतोही जमाव, पट्टपरा जमाव मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। सोन घाटी के पुरातात्विक जमाव, सिंगवल जमाव निम्न पुरा पाषाण काल से ये संबंधित है। ये कुछ इन घाटी के आसपास जमाव है। जैसे जमाव मतलब कोई चीज़ इनके आसपास मिली, जैसे सोन घाटी के आसपास ये है,
नर्मदा नदी घाटी के आसपास ये 3 हैं आपके, और राजस्थान के आसपास ये हमने देख रखे। अब हम पढ़ते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक? 35,000 साल पहले की ये बात है। इससे पहले हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा, वो कब था? 20,000 साल पहले। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? पुरा पाषाण काल। बोला वो कितना था? लगभग था 50 लाख साल पहले की ये बात थी। अब उच्च पुरा पाषाण काल में पढ़ते हैं, तो इसमें जब जो क्लाइमेट है, जो जलवायु का है, उसका परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद इस काल में क्या हुआ? नमी और आर्द्रता, यानी कि जो पानी है उसकी कमी हो गई। इस अवस्था का विस्तार हिम युग की अंतिम अवस्था के साथ रहा। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। हिम युग की लास्ट अवस्था थी। इस काल की 2 प्रमुख विशेषताएं प्रमुख थी, जैसे नए चकमक उद्योगों की स्थापना हुई, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उद्भव विकास हुआ इस काल में, ठीक है? उच्च पुरा पाषाण में नए उद्योग लगे और होमो सेपियंस का विकास हुआ। इस काल में मानव की जो प्रक्रिया है बहुत अधिक क्या हुई? तीव्र होने लगी। और इस प्रकार जो उपकरण थे, जैसे पत्थर के हुआ करते थे, अब वो कैसे नुकीले और ब्लेड की तरह धारदार होने लगे। इस काल में मानव विकास की प्रक्रिया अधिक तीव्र हुई। इसका पाषाण उपकरण ब्लेड हैं, और ब्लेडों से चाकू, ब्यूरिन, छिद्रक, स्क्रैपर आदि उपकरण बनने लगे। प्रत्येक कार्य के लिए विशेष उपकरण बनने लगे। ब्यूरिन सबसे प्रमुख उपकरण थे। इसके अतिरिक्त जो था अस्थि निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए। अस्थि मतलब हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए। इस काल में भी मानव पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित एवं आखेटक पर निर्भर था। अभी तक मानव को स्थायी निवास का ज्ञान नहीं था। स्थायी निवास जो है वो मिलेगा ना पाषाण काल में आके। तो उपकरण तो मिलने लगे अच्छे ब्लेड की तरह, लेकिन मानव जो अभी आखेट और उसी पर निर्भर था, ठीक? तो मानव को स्थायी निवास का ज्ञान नहीं था अभी भी। इनका जीवन खानोदोष एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। अभी भी वो क्या जगह जगह पर खाद्य संग्रह और फल फूल और शिकार करके और इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर लेता था ये। इस आदिम युग में मानव कृषि कर्म एवं पशुपालन भी नहीं सीखा था। बर्तन का निर्माण करना भी नहीं जानता था। अग्नि प्रयोग की अज्ञानता के कारण कच्चा मांस खाते थे। आग की खोज तो शुरू हो गई थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन कच्चा मांस ही खाते थे वो। भून कर खाने की का ज्ञान उनको अभी प्राप्त नहीं था, उनको पता नहीं था अभी। अभी भी मानव सिर्फ खाद्य उपभोक्ता एवं खाद्य संग्राहक बना रहा, खाद्य उत्पादक नहीं बन सका। यानी कि उत्पादक नहीं बना, यानी किस तरीके से उसको खाया जा सके। इस काल के विशिष्ट स्थलों में जो थे आपका, जो विशिष्ट स्थलों में बेलन एवं सोवन घाटी उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका, जोगदगा, बबूरी, रामपुर मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड, इनाम गांव, भदड़े, भटके महाराष्ट्र, कोनूल गुफाएं, रेणुगुंटा, बेमुला आंध्र प्रदेश, श्योरपुर दोआब कर्नाटक में, पुष्कर राजस्थान में, बिस्ती गुजरात में आदि स्थल हैं जो उच्च पाषाण काल के स्थल हैं, जहाँ से हमें ब्लेड के बने हुए उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। मिर्जापुर है, मिर्जापुर क्षेत्र का बेलन नदी घाटी में स्थित लोहदा नाला से, लोहदा नाला है, यहाँ से पूरा पाषाण काल की अस्थि यानी कि हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। कहाँ पर? कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। इस काल के सांस्कृतिक साक्ष्य सर्वप्रथम बेलन घाटी से ही प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश का है, रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं एवं प्रागैतिहासिक चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण मिलते हैं, जो उच्च पुरा पाषाण काल के हैं। इस गुफा में जो है प्राप्त चित्र उच्च पुरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल में निर्मित हुए हैं। इस गुफा की जो खोज है बी.एस. बाकड़कर यानी कि विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने महोदय ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका के जो शैल चित्रों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ की 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं में सबसे अधिक प्रागैतिहासिक के चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ से बाकड़कर महोदय ने नीले रंग के पाषाण खंड प्राप्त हुए थे, जिनका प्रयोग चित्रों के निर्माण में होता था। यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाओं के सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। इस भीमबेटका की गुफाओं के जो चित्र मिले हैं, और ये मध्य उच्च पुरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के इसके चित्र मिले हैं। और बी.एस. बाकड़कर यानी विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने 1998 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो ये आपका स्थल रहा पाषाण पुरा पाषाण काल के 3 पार्ट थे। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, ठीक? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा, ठीक, अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आई। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, ठीक है। चलिए, थैंक्स।